हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने साइंस का चैप्टर 13 दैट इज आवर एनवायरनमेंट कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत इजी एंड सिंपल है और इसको मैंने एनिमेशन की हेल्प से कवर करा है, तो ये इस चैप्टर को ये और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम अपने 5 मार्क्स सिक्योर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है। एनवायरनमेंट का सिंपल मीनिंग है आवर सराउंडिंग्स, मीन्स जो भी चीज हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग रोड, ट्रीज, बिल्डिंग, सन, क्लाउड, पॉन्ड, उसमें फिशेस, लोटस, ग्रास, सब कुछ मिलके एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। मींस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग जो कि हमारे चारों तरफ है। और इन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में जो एक रिलेशन होता है, जो इंटरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जितनी भी लिविंग चीजें हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको बोलते हैं एबायोटिक। हम एक सिंपल गार्डन का एग्जांपल लेते हैं, उसमें बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? फ्रॉग, इंसेक्ट, ग्रास, फ्लावर, बटरफ्लाइज, ट्री एक्सेट्रा। और वैसे ही एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सन, क्लाउड, रेन, पॉन्ड, सोइल एक्सेट्रा। और जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज वो अफेक्टेड होती है एबायोटिक कंपोनेंट से। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, नेचुरल इकोसिस्टम जो कि खुद अपने आप एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड एंड जंगल। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो कि मैन मेड है, फॉर एग्जाम्पल गार्डन एंड एक्वेरियम। अब आप एक बात समझो, जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो कंप्लीट इकोसिस्टम है, सेल्फ सस्टेनिंग है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है। वही जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गार्डन और एक्वेरियम, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है। लाइक एक्वेरियम में फूड डालना, उसको क्लीनिंग, गार्डन को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है, वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, उसको सस्टेन करने के लिए ह्यूमन की हेल्प की जरूरत होती है। तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हम पॉन्ड्स एंड लेक को क्लीन नहीं करते हैं, बट एक्वेरियम को हमें रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है। वाई? इसका यही आंसर है कि एक्वेरियम एक आर्टिफिशियल और इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है और उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, वेयर एज पॉन्ड एक नेचुरल सेल्फ सस्टेनिंग एंड कंप्लीट इकोसिस्टम है, वो खुद ब खुद क्लीन हो जाता है, उसको ह्यूमन इंटरवेंशन से क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि क्लीन कैसे होता है? उसमें होते हैं डिकम्पोजर्स जो कि वेस्ट को रिसाइकिल कर देते हैं। ऑर्गेनिज्म को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस how they obtain their substance from environment, that is producers, consumers and decomposers. Producers अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, इनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो अपने आप अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर सनलाइट की हेल्प से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके एग्जांपल हैं ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सेकंड है हमारा कंज्यूमर्स, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस होते हैं वो अदर ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। ओमनीवोरस वो प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म दोनों को खाते हैं। एंड पैरासाइट जो होते हैं वो होस्ट की बॉडी पे रहते हैं और अपना फूड वहां से ऑब्टेन करते हैं, फॉर एग्जांपल टेपवर्म। थर्ड आया हमारा डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। और हम देखते हैं फूड चेन्स एंड वेब्स। प्लांट ने सनलाइट की हेल्प से अब फोटोसिंथेसिस किया और अपना फूड खुद प्रोड्यूस किया, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि इसने अपना खाना खुद बनाया है। फिर माउस आया, माउस ने कॉर्न खाया, तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोरस, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है। फिर आया स्नेक, स्नेक ने माउस खाया, वो है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर आया हमारा टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो आप ये समझो कि जो एक स्टेप है कि कौन किसको खा रहा है, तो एक ये चेन फॉर्म कर रहा है, और इस स्टेप को हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक का डिक्शनरी मीनिंग है रिलेटेड टू फीडिंग एंड न्यूट्रिशन। प्रोड्यूसर्स को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी को बोलते हैं सेकंड ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर को बोलते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल, टर्शियरी कंज्यूमर को बोलते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। और खाने से क्या मिलती है हमें? एनर्जी। तो हर ट्रॉफिक लेवल से उसके ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे कुछ एनर्जी पास ऑन होती है। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, मींस प्लांट जो होते हैं, वो सनलाइट से अपनी एनर्जी लेते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स से एनर्जी हेटरोट्रॉफ्स एंड डिकम्पोजर्स को जाती है। अब सनलाइट से जितनी भी एनर्जी आ रही है उसका ऑन एन एवरेज 1% प्लांट कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में,
और प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर को अराउंड 10% पास ऑन होता है, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में उसका 10% एंड टर्शियरी कंज्यूमर में सेकेंडरी कंज्यूमर का 10% पास ऑन होता है। मींस अगर प्लांट के पास 1000 यूनिट ऑफ एनर्जी है तो प्राइमरी कंज्यूमर को पास ऑन होगी ओनली 100 यूनिट, और फिर उसके अबव सेकेंडरी कंज्यूमर को पास होगी उसका 10%, मीन्स 100 का 10% 10 यूनिट, और टर्शियरी कंज्यूमर को पास ऑन होगा 10 का 10%, दैट इज 1 यूनिट ओनली। अब आप देखो प्लांट्स के पास 1000 यूनिट ऑफ एनर्जी है, बट टर्शियरी कंज्यूमर तक आते आते वो ओनली 1 यूनिट ऑफ एनर्जी रह जाती है। बाकी एनर्जी जाती कहाँ है, वो एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती है। और एक और चीज आप समझो कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी कम हो जाते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे बहुत सारे प्लांट्स होंगे, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे वही कम हो जाएंगे, धीरे धीरे जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल होगा उसमें बहुत कम इंडिविजुअल्स हो जाएंगे। प्लांट्स आपको हर जगह दिख जाते हैं, लेकिन ईगल आपको क्या दिखता रहता है हर जगह स्काई में? नहीं, क्योंकि उनके नंबर कम होते हैं। अब एनर्जी फ्लो डायग्राम की 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट, ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल से थर्ड ट्रॉफिक लेवल ही पास ऑन होता है, कभी भी उल्टा नहीं आता। प्लांट तो ऑब्वियसली माउस को खाएगा नहीं, तो उसके पास एनर्जी आएगी कैसे? इसलिए हमेशा ये यूनिडायरेक्शनल होती है, जो जिसको खाता है एनर्जी उसी में फ्लो होती है। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी लेवल के साथ साथ कम होती चली जाती है, और ओनली 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल पे पास ऑन होती है। रेस्ट कहाँ जाती है? रेस्ट वो लॉस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में, बॉडी फंक्शनिंग में, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन एंड अदर वर्क्स एक्सेट्रा में। सो जैसे जैसे एनर्जी पास ऑन होती रहती है वो कम होती जाती है, और 3-4 स्टेप्स के बाद वो एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो जनरली क्या होता है कि 4 ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा स्टेप्स होते ही नहीं, क्योंकि अगर आप देखो ईगल के ऊपर भी अगर ट्रॉफिक लेवल होएगा तो 0.1 यूनिट एनर्जी जाएगी उसकी, तो उसको क्या फायदा होगा खाने से। अब हमने देखा कॉर्न को माउस ने खाया, माउस को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया। अब स्नेक का मन किया कि मैंने ब्रेकफास्ट में तो माउस खाया है, मैं लंच में खाऊंगा फ्रॉग और डिनर में खाऊंगा रैबिट। माउस को ईगल भी खा सकता है, फ्रॉग खाता है ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर खाता है ग्रास या कॉर्न भी खा सकता है वो। रैबिट को लायन भी खा सकता है और फॉक्स भी खा सकता है, और रैबिट कैरेट भी खा सकता है, ग्रास भी खा सकता है। ईगल को लायन भी खा सकता है, फॉक्स को लायन भी खा सकता है। तो हम देखिए लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन जो है वो वेरी होती रहती है। एक ही ऑर्गेनिज्म को 2 या 3 अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैबिट को स्नेक भी खा सकता है, लायन भी खा सकता है, फॉक्स भी खा सकता है। तो इसलिए कभी भी फूड चेन स्ट्रेट नहीं होगा, उसमें ब्रांचिंग होती रहेगी, जिसको बोलते हैं हम फूड वे। फाइनली ये सारे जब डेड हो जाएंगे तो उनके ऊपर डिकम्पोजर्स फीड करेंगे। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन देखते हैं। हम अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स डालते हैं। अब ये केमिकल्स डिग्रेड तो होते नहीं है, ये क्या होते हैं कुछ सॉइल में इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ वाटर बॉडीज में वॉश आउट होके चले जाते हैं। अब ये केमिकल्स प्लांट में भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं विद वाटर एंड मिनरल, एंड जो ये वाटर बॉडीज में गए हैं वहाँ के एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया ये डिग्रेड नहीं होते हैं, ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं विद ट्रॉफिक लेवल। तो जैसे एक्वेटिक प्लांट को स्मॉल फिशेस ने खाया, स्मॉल फिशेस से बिग फिशेस में आए, और बिग फिशेस को ह्यूमन ने खाया। तो ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई करते हैं टॉप लेवल ऑफ फूड चेन। तो ह्यूमन ने प्लांट्स भी खाया एंड बिग फिशेस भी खाए, तो ह्यूमन बीइंग में मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाती है इन केमिकल्स की, जो कि हार्मफुल होते हैं, और इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब हम देखते हैं व्हाट इज ओजोन लेयर। O2 तो सबको पता है कि ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उसमें 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम मिलके बनाते हैं O2, दैट इज ऑक्सीजन, जो कि बहुत एसेंशियल है एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए बहुत एसेंशियल है ऑक्सीजन। बट जब उसमें एक और ऑक्सीजन एटम ऐड हो जाता है, दैट इज O3 बना देता है, तो वो एक डेडली पॉइजन गैस बन जाती है, जिसको बोलते हैं ओजोन। बट यही डेडली पॉइजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है। यूवी रेडिएशन हाईली डैमेजिंग रेडिएशन होती है, जो कि स्किन कैंसर जैसी कई सारी हार्मफुल इफेक्ट्स करती है ह्यूमन बॉडी पे। अपर एटमॉस्फेयर में O3 हमें यूवी रेडिएशन से बचाता है। अब हम देखते हैं कि ओजोन फॉर्म कैसे होता है। सिंपली एटमॉस्फेयर में O2 तो है ही, ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। यूवी रेडिएशन O2 को स्प्लिट कर देता है फ्री ऑक्सीजन एटम में, और जब फ्री ऑक्सीजन एटम O2 के साथ कंबाइन करते हैं तो वो O3 बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं ओजोन। एक टाइम ऐसा आया कि ओजोन की लेयर डिप्लीट होनी स्टार्ट होगी। इसकी वजह थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि रेफ्रिजरेंट एंड फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। बट इन 1987
यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने कम्प्लीटली क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रोडक्शन को बैन कर दिया। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लोरोफ्लोरो फ्री रेफ्रिजरेटर्स बनते हैं। हमने देखा कि प्रोड्यूसर्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं और उसके ऊपर प्रोड्यूसर्स के ऊपर कंज्यूमर फीड करते हैं, और कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स जब डेड हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, तो उनके ऊपर डिकम्पोजर्स वर्क करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। तो ये एक साइकिल ही बन गई। डिकम्पोजर्स कैसे वर्क करते हैं? डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई डिकम्पोजर हर चीज को डीके कर देगा। स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब जिन सब्सटेंस को डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर सकते हैं, मींस ब्रेक डाउन कर सकते हैं विद बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसको बोलते हैं हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल फूड आइटम, प्लांट्स एक्सेट्रा। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिसको डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब जो हमारा गार्बेज होता है उसमें बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। अब हमें उन दोनों को मैनेज करना है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो तो डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे और वो सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। और जनरली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम कैसे मैनेज करते हैं? हम मैनेज करते हैं बाय कंपोस्टिंग। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक कैंस, ग्लास एक्सेट्रा, ये डिग्रेड होते नहीं है, इनको ब्रेक डाउन कर नहीं सकते डिकम्पोजर्स, तो ये एनवायरनमेंट में परसिस्ट करते हैं और वो हार्म कर सकते हैं मेंबर्स ऑफ इकोसिस्टम को। इनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? इनको रीयूज किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है, या हम इसको कम से कम यूज करें, इसका यूजेस रिड्यूस किया जा सकता है। दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।